हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 4। ओके, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर बहुत ही सिंपल, ठीक है, और छोटा है और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस चैप्टर से आ रहा है मार्क्स 7 का। ओके, सिंपल चैप्टर है, आप अच्छे से समझेंगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत ही इजीली। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका बेसिक ले लेती हूँ। बेसिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर है। ओके, जैसे बहुत बार आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ चुका है, कितने एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं डी ब्लॉक, उसके बाद हम लेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है n-1d1 to 10 ns1 to 2। ओके, ये जनरल है बेटा, कई जगह पर एस में 0 इलेक्ट्रॉन भी भरे जाएंगे। ओके, बट ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसी में टिक करना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा फिर आपको 0 to 2 में करना है। ओके, चलिए आप समझते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें किस जगह पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। ओके, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप नंबर 3 to 12 में रखे गए हैं। देखिए, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ओके, फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकंड ग्रुप है उसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप 3 से 12 तक हमारे हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, और उसके बाद ग्रुप 13 से 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो जाते हैं बेटा? 10। ठीक है, आप काउंट करेंगे 3 to 12 में कितने ग्रुप्स हो जाते हैं? 10 ग्रुप। ओके, पीरियड किस किस पीरियड में आता है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट? तो ये आता है पीरियड 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पीरियड 4 से 7 तक आता है हमारे पीरियड। ओके, फोर्थ पीरियड से 7th पीरियड में इनको प्लेस किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे? देखिए 4, 5, 6, 7, 4 पीरियड्स। ओके, चलिए अब देखते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने होते हैं डी ब्लॉक में। तो देखिए 10 ग्रुप है और 4 पीरियड, 10 4 जा 40। तो टोटल नंबर ऑफ जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो होते हैं 40 एलिमेंट्स। ओके, चलो अब आगे समझते हैं। ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। ओके, अब समझते हैं वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। आप सभी जानते होंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ओके, तो इसका रीजन क्या होता है? इनकम्प्लीट डी सबसेल, because D subcell incompletely filled in D block elements, that's why they known as transition elements। क्योंकि इनका जो D सबसेल है वो इनकम्प्लीटली फिल होता है। देखिए D सबसेल इनकम्प्लीटली फिल हम कैसे चेक करेंगे? या तो एलिमेंट के अंदर इनकम्प्लीटली फिल हो या तो उसके आयन में। ओके, या तो उसके आयन में या तो एलिमेंट के अंदर। आयन का मतलब है जैसे स्कैंडियम से स्कैंडियम +3 बन गया तो वो उसका आयन हो गया। ओके, दोनों ही केस में अगर डी ब्लॉक इनकम्प्लीटली फिल है तो हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में रखेंगे। ओके, चलिए नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। बट जो जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ओके, क्या होते हैं? वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, उनका जो डी ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से भरा होता है, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कंसीडर नहीं करते। ठीक, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम ऐसे एलिमेंट हैं जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि इनका जो डी सबसेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। ओके, कौन कौन से एलिमेंट है? जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम। मैंने एकदम सेलेक्टेड नोट्स बनाए हैं, ये हर लाइन आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, आप ये समझकर पढ़िएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर का आप पेपर उठाएंगे आपको ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ओके, तो टोटल जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कितने हो जाएंगे बेटा? 36। क्योंकि देखो टोटल डी ब्लॉक है 40,
40 में से ये 4 माइनस कर देंगे हम, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट को की जो चीज़ें हैं वो ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं, है ना, उनकी जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो ये 4 अलग हो जाएंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट 36, लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो 40 कहलाएंगे, क्योंकि डी ब्लॉक हम किसे कहेंगे, जिसका लास्ट एलिमेंट डी सब सेल के अंदर जाए, और सभी एलिमेंट का लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो डी सब सेल के अंदर जाता है। ओके, क्लियर हुआ। तो ये इसके बेसिक थे। अब हम पढ़ते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक मैं बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगी, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, आप बस ध्यान से समझिएगा इसको। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ओके, चलिए अब समझते हैं इनको कितनी ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया गया है, 4। ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट, ट्रांजिशन सीरीज सेकंड, ट्रांजिशन सीरीज थर्ड एंड फोर्थ। ओके, जो ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट है वो 4th पीरियड के अंदर आती है, ठीक है, ये पीरियड्स है, किस पीरियड के अंदर आती है, 4th पीरियड के अंदर। ट्रांजिशन सीरीज सेकंड किस में आती है, 5th पीरियड में, थर्ड आती है 6th पीरियड में, और फोर्थ आती है 7th पीरियड में। ओके, जो ट्रांजिशन सीरीज फोर्थ है ना बेटा, वो ऑल मैन मेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको मतलब मैन मेड है, इनको हमने खुद बनाया हुआ है, ये नेचुरल नहीं है। ओके, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है, और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बट ये जो 3 ट्रांजिशन सीरीज है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओके, तो चलो समझते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, स्कैंडियम से जिंक तक। ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके, मैं इसके अभी सब कुछ बता रही हूँ आपको, बस ये मैंने जनरल इंट्रोडक्शन के लिए लिखा है यहाँ पे। एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक। ओके, सेकेंड जो ट्रांजिशन सीरीज है इट्रियम से कैडमियम तक है, एटॉमिक नंबर 39 to 48। थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है, ओके, लैंथेनम से मरकरी तक जाती है, बट इसके बीच में ना लैंथेनम के बाद 14 लैंथेनाइड आ जाते हैं। ओके, और ये जो लास्ट हमारी ट्रांजिशन सीरीज है एक्टीनियम से कॉपरनिशियम तक, इसके बाद 14 एक्टिनाइड आ जाते हैं। ओके, मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। चलो समझते हैं सबसे पहले ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट। चलिए ध्यान समझिएगा क्या है ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट। ओके, ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट में हमारे जो एलिमेंट हैं स्कैंडियम से लगा करके कहाँ तक है बेटा, जिंक तक। ओके, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक लिखी हुई है। देखिए सबसे पहले स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21, ये एक एक बढ़ते जाएंगे 21 से 30, ठीक है। जिंक का कितना हो गया, 30। इसके जस्ट पहले की इनर्ट गैस कौन सी है, ऑर्गन। ऑर्गन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, ठीक है। देखिए कोई भी एलिमेंट है आपको उसके जस्ट पहले की इनर्ट गैस लिखनी होती है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो इनर्ट गैस है ना उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुलफिल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, और हमको ऐसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो ये कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे तो उसके आगे का हम भरते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये 3D सीरीज है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो डी और 3D में जाएगा, ठीक है। ये कौन सी सीरीज है, 3D, ठीक है। इसके बाद 4D आएगी तो उसमें 4D में जाएगा, 5D और 6D में जाएगा। ओके, देखिए बस आप इतना याद कर लीजिएगा, ऑर्गन, 3D और 4s। ओके, देखिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 21, जिसमें से 18 ये निकल गए, कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 3D1 4s2, आप एक एक इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ाते चलिए, जहाँ पर वेरिएशन है मैंने उसे अलग से मेंशन कर दिया है, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा क्या ट्रिक है, डी सबसेल के अंदर आपको 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं भरने हैं, 4 और 9, ठीक है। अब चलो ध्यान से समझना, ये 3D1 4s2 हुआ, 3D2 4s2, एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा है वो डी के अंदर आते जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड है 3D3 4s2, हमको कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं भरना डी के अंदर, 4 नहीं भरना। अब देखिए हम 3D4 नहीं भरेंगे तो हम क्या भरेंगे, उसके बाद 5 आता है उसे भरेंगे, तो 3D5, अब 4s1,
यहाँ पर 4s1 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 बढ़ा दिए तो एक इलेक्ट्रॉन इसका कम हो गया। 4s2 आना चाहिए था, लेकिन 4s1 आ गया। ओके, देखिए अब ये 4 होता तो ये 5 होता, तो ये 3d5 4s2। ये स्पेशल केस है क्रोमियम, आप इसको याद रखेंगे, IMP लगा लीजिएगा। ये स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि इसमें D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन न भर के 5 भर रहे हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि 3d5 भरने पर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड हो जाती है। ये देखो, जैसे अगर हम वहाँ 4 और यहाँ 2 भरते, ठीक है, तो ये हाफ फिल्ड नहीं होती। इस S का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया, तो ये 3d5 बन गया और ये हाफ फिल्ड है। देखो D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं ना, पर यहाँ 5 है, हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसके कारण ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। ओके, जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और जो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ओके, चलिए अब यहाँ 3d5 4s2, अब आपको यहाँ भरते जाना है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन। वेरिएशन कहाँ पे है? हमको D के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, तो 8 के बाद सीधे आ जाएगा 10, 3d10 4s1। ओके, और ये 9 होता तो ये 10 होता, तो 3d10 4s2। ये बहुत ही सिंपली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको याद कर लेंगे ना, ये कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट। इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, क्रोमियम के अंदर इसका ये क्वेश्चन में बेटा मुझे लगता है कि हर साल आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वेरिएशन है। क्वेश्चन पेपर में पूछने के चांसेस उन्हीं क्वेश्चंस के होते हैं ज़्यादा जिनमें वेरिएशन हो। ओके, और एक वेरिएशन ये है कॉपर। कॉपर में क्या हो रहा है कि D के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन न होकर 10 हो रहे हैं, और इसका भी सेम ही रीजन है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो पूरे फिल हो गए 5 ऑर्बिटल्स के अंदर। ओके, चलो, तो ये थी ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, D के अंदर आपको 4 और 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरना, 5 2 टाइम्स भरना है और 10 2 टाइम्स भरना है। सब कुछ मैंने लिख दिया है, आप इसको 1-2 बार देखिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, D के अंदर 4 और 9 नहीं भरना है, ठीक है, और 5 और 10 को 2 टाइम्स भरना है D में। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ चले। ये है हमारी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, चलो समझते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हमारी जो है वो आती है इट्रियम से कैडमियम तक। ओके, एटॉमिक नंबर 39 से 48, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, आप एक एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाएंगे तो कैडमियम तक 48 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 39 है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके जस्ट पहले की इनर्ट गैस देखनी है। ओके, तो देखिए हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। ओके, तो 36 तो यहाँ निकल गए इलेक्ट्रॉन, बचे कितने? 3। देखिए 3D सीरीज थी ना, वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम 3D सीरीज भी बोलते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो 3D के अंदर गया था, 3d4s, इसमें जाएगा 4d5s। ओके, चलिए इसमें भी आपको सेम भरना है। वेरिएशन कहाँ पर है मैंने नोट कर दिया है। D के अंदर आपको 3, 6 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, और 5 को 2 टाइम्स और 10 को 3 टाइम्स भरना है। ओके, क्या नहीं करना है, D के अंदर आपको 3, 6 और 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करने, और D के अंदर आपको 5 को 2 टाइम्स फिल करना है और 10 को 3 टाइम्स। बस आप इतना याद कर लेंगे, आपका सारा काम हो जाएगा। ओके, ओके, तो क्या नहीं करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। D के अंदर 3, 6, 9 नहीं भरना है, और D के अंदर 5 2 टाइम्स और 10 3 टाइम्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इट्रियम, इट्रियम के केस में हमें क्या करना है, 4d1 5s2। ठीक है, 1 और 2 तो भरना है, हमें क्या नहीं भरना, 3 नहीं भरना, तो यहाँ पर 3 के जगह पे 4 आएगा, तो S का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्योंकि 2 से जंप करके 4 आ गया ना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, और हमें क्या है, हमारे एटॉमिक नंबर में तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है ना, तो 2 से 4 हुआ, तो यहाँ S का एक इलेक्ट्रॉन कम होकर इधर आ जाएगा। ओके, देखिए अब ये 4 से 5 चला गया, 2 ही इलेक्ट्रॉन अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये 1 ही रहेगा। अब 5 से 5 है, इसीलिए ये S का 2 हो गया, क्योंकि जो बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो इधर चला गया। ओके, देखो D5 भरने का सेम ही रीज़न है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ओके, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कि क्रोमियम के अंदर आप 5 इलेक्ट्रॉन, डी में क्यों 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी क्यों है, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। ओके, देखो अब 5 2 बार हो गया, हमें और क्या नहीं भरना, डी के अंदर 6 नहीं भरना, तो हम 6 नहीं भरेंगे, 7 भरेंगे। तो फिर सेम रीजन, यहाँ पर इससे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 5s1 हो जाएगा। ओके, 7 से 8 आया है तो फिर इसका एक बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहाँ s1 ही होगा। 8 से डायरेक्टली 10 आ गया है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस क्यों है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था, हमने क्या लिखी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की n-1 d1 to 10 और ns1 to 2, लेकिन आप देखो इधर s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, पैलेडियम का और क्रोमियम का इतना ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, कई टाइप से पूछते हैं, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ओके, टिक द करेक्ट आंसर, कैसे भी पूछ लेता है। ठीक, देखो ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें s में 0 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या बताया मैंने, डी के अंदर 3 6 9 नहीं भरना, तो देखो 8 के बाद डायरेक्ट 10, और 10 को कितने टाइम्स भरना है, 3 टाइम्स, तो 10 10 10, तो यहाँ 0, एक बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन इधर और फिर एक और बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक, तो ये थी हमारी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट पैलेडियम, s इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन्स। s में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 0 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, चलो अब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज समझे। देखो ट्रांजिशन सीरीज थर्ड, इसमें जो एलिमेंट है वो लैंथेनम से मरकरी तक आते हैं, बट ठीक है, लैंथेनम का होता है 57 और मरकरी का होता है 80। ठीक है, मरकरी का कितना होता है, 80। 58 से 71 तक लैंथेनाइड है 14 एलिमेंट। ठीक है, देखो 57 इसका है, 57 के बाद ये डायरेक्ट हमारा स्टार्ट होगा 72 से और फिर 72 से जाएगा 80 तक। ओके, 58 से 71 तक लैंथेनाइड आ जाते हैं लैंथेनम के जस्ट बाद। ओके, क्लियर हुआ, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, लैंथेनाइड। लैंथेनाइड ये मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है, ये 58 से 71 तक लैंथेनाइड आ जाएंगे बीच में। ओके, चलो समझते हैं इसको। अब ये 5D सीरीज है तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5D के अंदर जाएगा। अब देखिए 57 हो गया लैंथेनम का एटॉमिक नंबर, इसके जस्ट पहले की इनर्ट गैस हमें देखनी है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर इसके जस्ट पहले का हो। तो देखिए हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। जेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। ओके, देखो 54 तो निकल गए, बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5d1 6s2। ये तो सेम ही है जैसा हमें अभी पीछे से पढ़ रहे हैं, है ना, हमने 3D सीरीज देखी, 4D सीरीज देखी, एज इट इज है। ओके, वेरिएशन कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है, यहाँ पर 4f14 जो है वो यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो ना आप, लैंथेनम का तो 57 है, यहाँ तो कोई लैंथेनाइड नहीं आया ना, इसके बाद आए हैं लैंथेनाइड, तो लैंथेनम के बाद हाफनियम आता है और उसके पहले 14 जो लैंथेनाइड है वो निकल चुके होते हैं। ओके, इसलिए आपको यहाँ पर 4f14 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, अगर आप इसे इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है, क्योंकि लैंथेनम के बाद 14 लैंथेनाइड आ गए हैं। देखिए लैंथेनम के बाद आए हैं ना जस्ट 58 से, 57 लैंथेनम है, 58 से आ गए हैं, तो 58 से 71 तक लैंथेनाइड है, तो ये 14 एलिमेंट हमें शो करने पड़ेंगे ना यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट है टेंटिलम, इसका हो जाएगा 4f14 5d3 6s2। देखिए 4f के अंदर आपको सब में 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ओके, वेरिएशन इसमें केवल एक ही जगह पर है, आपको डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है और डी के अंदर 10 आपको 2 टाइम्स भरना है। क्या करना है, डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं भरना है और 10 को आपको 2 टाइम्स भरना है। तो देखो 5d1 5d2 3 4 5 6 7, क्या नहीं भरना बेटा, हमें 8 नहीं भरना है, तो 7 के बाद सीधा 9 आ गया और 10 को 2 टाइम्स, तो 9 के बाद 10 और 10। अब देखो 7 से जंप करके हम 9 में आए हैं, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया।
आप ऐसे याद कीजिएगा, 2-3 बार आप देखेंगे ना, याद करेंगे, नोट करेंगे, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगा। ओके, तो ये था आपका डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले समझते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। सिंपल सा टॉपिक है। ओके, बहुत ईजिली आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? कोई भी एलिमेंट या आयन, ठीक है, उसमें किस टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है पैरामैग्नेटिक और एक होती है डायामैग्नेटिक। ओके, पैरामैग्नेटिक मीन्स इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एलिमेंट और आयन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चाहे वो आयन के फॉर्म में या एलिमेंट। आयन मीन्स जैसे स्कैंडियम +2, ये उसका आयन हो गया, और अगर हम केवल स्कैंडियम लिख देते तो ये एलिमेंट हो गया, न्यूट्रल एलिमेंट। ओके, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं अपने किसी को, तो इस पर क्या हो गया है, +2 चार्ज आ गया है, और ये स्कैंडियम +2 आयन है। ओके, चलिए, तो आप समझते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कि कोई भी जो आयन है या एलिमेंट है वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ओके, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो जो एटम और आयन है वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ओके, देखिए कैसे चेक करेंगे, जैसे स्कैंडियम +2, स्कैंडियम का टोटल जो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। ओके, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 20। ओके, तो स्कैंडियम का मैं आपको करके बता देती हूँ ना। देखो, हम कल के लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर कर चुके हैं। ओके, उसको आप जरूर कर लेना, उसके बिना आपके क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के। ठीक है, देखो जैसे स्कैंडियम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक, इसके जस्ट पहले की इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम नियॉन ऑर्गन। ये हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैंने आपको बताया था 3d और 4s। 4s के अंदर इसमें जाता है 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये स्कैंडियम का है। अगर मैं स्कैंडियम +2 की बात करूँ, जो हमारा आयन है ना स्कैंडियम +2, देखिए स्कैंडियम +2 का आप कैसे फाइंड करेंगे, 21 से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पहले तो। ओके, देखिए कोई भी जो एटम होता है, हमेशा जो शेयरिंग होती है वो कैसे होती है, आउटर सेल से होती है। अगर कोई भी इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सबसे पहले आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, देन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसमें आउटर सेल क्या है, 4s है। ओके, तो 4s2, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो वो कौन से निकले हुए होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए होंगे। ओके, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3d1। ओके, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए स्कैंडियम +2 था तो केवल s के 2 गए, अगर स्कैंडियम +3 होता तो ये d का भी 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल ऑर्गन। ओके, क्लियर हुआ। चलिए, ये देखिए स्कैंडियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन 3d1। देखो d के अंदर 5 सबसेल होते हैं ना, ठीक है, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप इनमें कितना फिल कर सकते हैं, 10। बट अभी हमारे पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड है ना बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तब हम बोलेंगे कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जब 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा तब हम उसे बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, ये देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने अभी आपको बताया अगर किसी भी एटम या आयन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो जो एटम और आयन है वो कैसा नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ओके, स्कैंडियम +2 इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ओके, क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्रोमियम +1। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले क्रोमियम का देखते हैं। ठीक, क्या दिया है मैंने, क्रोमियम +1 लिया है। क्रोमियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको कल बता दिया है। ओके, 3d5 और 4s1।
ठीक है, मैंने क्या लिया है, क्रोमियम +1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर से जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो क्रोमियम +1 की क्या हो जाएगी बेटा, ऑर्गन 3d5। ओके, अभी आप अगर इसके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है इलेक्ट्रॉन फिल करने का रूल, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल फिल करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, देन पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 3 4 5। ओके, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी। ओके, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्लियर हुआ आपको, ये देखो क्रोमियम +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5। ओके, ये मैंने इसको फिल किया है और इसका नेचर पैरामैग्नेटिक है। ठीक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप और समझ लीजिए, अगर आपसे ऑर्डर पूछता है, ठीक है, जैसे आपके सामने 3-4 आयन लिख दिया है डी ब्लॉक के, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जिसके अंदर जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, क्या करना है, जिसके अंदर जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। जैसे मैंने इन दोनों को कंपेयर किया है, तो पैरामैग्नेटिज्म किसका ज़्यादा है, क्रोमियम +1 का, क्योंकि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पैरामैग्नेटिज्म इसकी कंपेरिजन में ज़्यादा है। ओके, तो ये था आपका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, अब समझते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ओके, इफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल, ओके, सो वी कॉल इट डायामैग्नेटिक। ठीक है, एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर अगर प्रेजेंट होंगे। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है Zn+2। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको जिंक की बताती हूँ कि क्या होती है जिंक की इलेक्ट्रॉनिक। देखिए हमने Zn+2 लिया है, तो आप सबसे पहले जिंक की देखते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। ओके, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s2। मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये सब चीज़ें बेटा बहुत ही अच्छी ट्रिक से बताई है, आप पढ़ जरूर लेना, इसके बिना आपके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ओके, डी ब्लॉक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को तो जरूर पूरी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। ओके, देखिए अब हम किसका, ये तो जिंक का है, जब ये न्यूट्रल एटम है ना, किसी के साथ इसकी शेयरिंग नहीं है, इसने किसी को इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं है। अब हमें देखना है Zn+2 का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, तो Zn+2 की क्या हो जाएगी, ऑर्गन 3d10। ओके, क्या हो जाएगी Zn+2 की, ऑर्गन 3d10। अब देखिए डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। कैसे भरे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, पेयर में है। ओके, तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, ये देखो कैसा है इसका नेचर, डायामैग्नेटिक। ठीक, अब कॉपर +1 का निकाल लें। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको कॉपर का निकाल के बताती हूँ। कॉपर का होता है एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का 29। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर 29 होता है। ठीक है, 21 से स्टार्ट होती है ना ये सीरीज, तो कॉपर का 29 है। ओके, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 3d10 4s1। ओके, हमने कॉपर +1 लिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो कॉपर +1 की क्या हो जाएगी, ऑर्गन 3d10। ओके, क्या हो जाएगी कॉपर की, कॉपर +1 की ऑर्गन 3d10। ओके, देखिए अब हम डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करें। डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इसका नेचर कैसा हो गया है, डायामैग्नेटिक। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये था डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके,
कभी 1 मार्क में, 2 मार्क में, तो आप इसको पढ़ लेना। छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ईजी है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, वो कैटालिस्ट के तरह यूज होते हैं। कैटालिस्ट आप सभी जानते होंगे क्या होते हैं। कैटालिस्ट जो किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं। ओके, उन्हें हम कैटालिस्ट बोलते हैं। बट ये रिएक्शन के लास्ट में एज इट इज रहते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता और रिएक्शन के अंदर इनका कोई भी पार्ट शामिल नहीं होता। ओके, देखो, कैटालिस्ट ना तो रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। ओके, ये केवल रिएक्शन की रेट को, स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, अगर कोई रिएक्शन धीमी हो रही है, हमने कोई ऐसा कैटालिस्ट मिला दिया जिसकी प्रेजेंस में वो रिएक्शन की स्पीड क्या हो, बढ़ जाए, तेज गति से होने लगे। ओके, कभी अगर रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, हमें स्लो करनी है, हमने कोई ऐसा कैटालिस्ट मिला दिया जो उस रिएक्शन की रेट को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, तो रिएक्शन धीमे होने लग जाएगी। ओके, तो ये काम होता है कैटालिस्ट का। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो बहुत अच्छे कैटालिस्ट होते हैं। उसका रीज़न क्या है? ठीक है, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से +7 तक जाती है। मैं ये सारी चीज़ें भी आपको कराऊंगी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं, ये सब कुछ करवाएंगे हम। ओके, आपके चैप्टर में जो कुछ भी है वो सारा का सारा कवर करूंगी मैं। तो क्या होता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक। ओके, आपने किसी और ब्लॉक के एलिमेंट्स को ऐसा कभी नहीं देखा होगा। ओके, कि इतनी सारी वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें, जिसके कारण क्या होता है कि ये बहुत अच्छे कैटालिस्ट हैं। देखो, कैटालिटिक प्रॉपर्टी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहे, क्योंकि इनको क्या करना होता है, रिएक्शन को कराना होता है और बाद में एज इट इज बाहर हो जाते हैं। ठीक, एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है इनमें, दे आर ब्रिटाइल। ब्रिटाइल मतलब इनको क्या करते हैं, बीट करके हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनसे हम पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो भी रिएक्शन होती है, कैटालिटिक रिएक्शन, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, वो सब कैसी होती है, सरफेस में होती है। ओके, सरफेस अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्शन तेजी से होगा। ठीक है, कैटालिटिक रिएक्शन कैसे होती है, एक सिंपल वे से आप समझ लीजिए। ये कैटालिस्ट की सरफेस है और इस पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, एड्जॉर्ब हो जाते हैं और रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। तो ये सरफेस जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा तेजी से होगी। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये ब्रिटाइल नेचर के होते हैं, इसलिए इनका यूज़ कैटालिस्ट के लिए किया जाता है। देखिए, सरफेस एरिया मतलब समझिए ना, देखिए जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, इसको बीच से आप काट देंगे तो ये 2 सरफेस हो गई, तो ये एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ जाएगा तो जो कैटालिटिक रिएक्शन है, ठीक है, वो तेज गति से होने लग जाएगी। ओके, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनमें जो डी ऑर्बिटल है ना वो खाली होता है मोस्टली एलिमेंट्स में। केवल कुछ ही ऐसे एलिमेंट है डी ब्लॉक के जिसमें जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। ओके, बाकी पूरा का पूरा जो एलिमेंट है आपके डी ब्लॉक के, उनमें जो डी ऑर्बिटल है वो वेकेंट होता है। इसीलिए तो इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनका जो डी सेल है वो क्या है, डी सब सेल है वो इनकम्प्लीटली फिल है, इसीलिए इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट पड़ा है। ओके, तो इसके कारण क्या होता है कि डी जो सब सेल है उसमें जगह है, उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर वहाँ पर रिएक्शन को पॉसिबल करा सकते हैं। ओके, तो इस रीजन से भी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो बहुत अच्छे कैटालिस्ट के फॉर्म में यूज होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। क्या होते हैं हेट्रोजीनियस, मतलब जो एक कैटालिस्ट बहुत सारे रिएक्शन की रेट को इनहेंस करे, इंक्रीज करे। ओके, उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। लाइक निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये ऐसे कुछ कैटालिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एक कैटालिस्ट बहुत सारी रिएक्शन में काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट। क्या होते हैं, अगर कोई एक कैटालिस्ट पर्टिकुलर किसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करे, उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिस्ट। ओके, जैसे विल्किंसन कैटालिस्ट।
जो विल्किंसन कैटलिस्ट है उसका यूज किया जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन में। ओके, ये क्या होता है विल्किंसन कैटलिस्ट? PH3P का होल थ्राइस RHCl, RH क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। ओके, आप इसका नाम जरूर याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, कभी वन वर्ड जो क्वेश्चन रहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये होता है R3Al प्लस TiCl4। ओके, इसमें जो Ti है टाइटेनियम, वो क्या है? एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, इसका यूज किस में किया जाता है? यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के पॉलीमराइजेशन में। ओके, पॉलीमर्स क्या होते हैं? जब छोटे कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा कंपाउंड बनाए। ठीक है, तो जो बड़ा कंपाउंड होता है उसे हम पॉलीमर कहते हैं, और वो जो प्रोसेस होती है वो पॉलीमराइजेशन होती है। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड, डी ब्लॉक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो एग्जाम में मतलब लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपका जो ईयरली एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम। ओके, चलिए नेक्स्ट है लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट होता है पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, क्यूनोलिन और H2 का मिक्सचर। ओके, पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, क्यूनोलिन और H2 का मिक्सचर, इसे हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट होता है, देखिए इसमें डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या है? पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, क्यूनोलिन और H2। ओके, इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। नेक्स्ट है रोजेनमुंड कैटलिस्ट। रोजेनमुंड कैटलिस्ट में होता है पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, क्यूनोलिन और H2। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें मेल्टिंग पॉइंट, ओके, ये कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने कल ऑलरेडी पढ़ रखी है। ओके, जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अक्सर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। ओके, उसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन क्यों बनाते हैं, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस एटम की है, किस एलिमेंट की है। ओके, कौन सा मेटल सबसे लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सा आयन कलर्ड होगा और कौन सा कलरलेस होगा, ये सब आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको सारे कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। ओके, चलिए लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना आप। समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है बेटा कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखिए डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल हैं। ओके, अगर मेटल बॉन्ड वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और अगर स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, देखिए मैं सिंपल सा एक चार्ट बनाया हुआ है, इससे आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा। ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये चार्ट है। स्कैंडियम से स्टार्ट किए, ठीक है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये जिंक। ओके, देखो स्कैंडियम में केवल इधर मैंने नोट किया हुआ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। इसके बाद टाइटेनियम में 2 आए, थोड़ा इसका बढ़ा। वेनेडियम में, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ गया। उसके बाद क्रोमियम में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। मैग्नीज का क्रोमियम में, देखिए क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड है और मैग्नीज में 5, तो इसका डाउन हो गया। ओके, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मैग्नीज से ज़्यादा है। ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम है, आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक का सबसे कम है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिंक का मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2, ये देखिए पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना,
ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। इसलिए जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। देखिए स्कैंडियम से भी कम है, क्योंकि स्कैंडियम में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट जिंक में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ओके देखिए डी के अंदर 10 है, 5 ऑर्बिटल बनेंगे, सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एस के अंदर 2 है तो एस का तो एक ही ऑर्बिटल बनता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट समझते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ओके ये ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट का लास्ट है, ये ट्रांजिशन सीरीज सेकंड का लास्ट एलिमेंट, थर्ड का लास्ट एलिमेंट और ट्रांजिशन सीरीज फोर्थ का लास्ट एलिमेंट। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम ये सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, क्योंकि जहां पर एक्सेप्शन होता है वहीं पर क्वेश्चन होता है। ओके एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम सो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनका जो डी सबसेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है एंड दे आर नोन एज वोलेटाइल मेटल। ठीक है, सोचिए इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि ये वोलेटाइल मेटल में काउंट होते हैं, मतलब वेपराइज हो जाते हैं ये बहुत ही जल्दी। ओके चलो ये था हमारा किससे रिलेटेड टॉपिक, मेल्टिंग पॉइंट से। नेक्स्ट समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पॉइंट से भी हर साल क्वेश्चन आता है। ओके ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप ये चार्ट एक बार समझ लेंगे ना आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, मोस्टली चांसेस होते हैं जो ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट है। ओके ये है आपकी ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट। ठीक है, इसी में से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उन ट्रांजिशन सीरीज से जो आएंगे वो मैंने आगे मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ओके ये 10 एलिमेंट्स आते हैं। देखिए जो स्कैंडियम है ना वो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कैंडियम। ओके ये केवल क्या शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आपका जो जिंक है वो केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, देखिए डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल मतलब एक ही एलिमेंट बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ओके बट जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट है उसके अंदर जो स्कैंडियम और जिंक है वो केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। स्कैंडियम +3 बस शो करता है और जिंक +2 बस शो करता है। ओके उसके अलावा देखिए टाइटेनियम +2, यहाँ से आपको पूरा जाना है, ये सब +2 शो करते हैं। कॉपर जो है वो +1 और +2 दोनों शो करता है। ठीक है, कॉपर जो है वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके बाद आपको इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, यहाँ से आप टाइटेनियम +3 +4 तक जाना है, वेनेडियम में +5 तक जाना है, क्रोमियम में +6 तक, मैग्नीज में +7 तक। ठीक है, मैग्नीज केवल अकेला ऐसा एलिमेंट है पूरे आपके ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट का जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट शो नहीं करते हैं, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, मैग्नीज की +7, ये मैंने अलग से मेंशन कर दिया है। ओके आयरन +6 तक शो करता है, कोबाल्ट +2 +3 +4 शो करता है, निकिल +2 +3 +4, कॉपर +1 +2 और जिंक केवल +2 शो करता है। ओके केवल स्कैंडियम एंड जिंक डिड नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इन दोनों के अलावा सारे जो एलिमेंट हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट पर, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पर बनाते हैं ये कोवैलेंट कंपाउंड। ओके देखिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे MnO। ठीक है, ऑक्सीडेशन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैग्नीज से ज़्यादा है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके ऑक्सीजन के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस पर आ गया -2 और Mn पर आ गया +2। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड बना, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये दोनों पोलर हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके नेक्स्ट देखते हैं MnO4 -1।
MnO4-1 जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेगा 4 ऑक्सीजन पर, ठीक है, +8 होनी चाहिए, लेकिन पहले से इस पे -1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लेता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। आप ऑक्सीडेशन स्टेट चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, रुकिए मैं आपको निकाल के बताती हूँ। जैसे MnO4-1 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, हमको Mn की निकालनी है तो हम इसे क्या मान लेंगे, X मान लेंगे, ठीक है। देखिए X प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 -2, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है और -2 वैलेंसी होती है, इक्वल टू जो भी चार्ज होता है ना वो इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर हो जाता है, ये -1। ओके, तो ये हो जाएगा X 4 2 जा 8, ये माइनस प्लस माइनस इक्वल टू -1। X इक्वल टू -8 को इधर ले जाएंगे तो ये +8 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो X इक्वल टू +7, ठीक है। यहाँ पर X क्या था, Mn था, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +7। बहुत ईजिली आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए एक लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है चैनल पर, अगर किसी को डाउट है तो देख सकते हैं, ठीक। अब हम क्या समझा रहे थे बेटा, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, जबकि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, कोवैलेंट कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। उसका रीजन ये होता है, देखिए अगर मैं इसको ब्रेक करूं Mn+7 +4O-2 में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, देखिए +7 और ये -2, ये जो है वो बहुत ही स्मॉलर है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। इसके देखिए किसी के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा, मतलब देखिए +7 हो गया, ठीक है, तो उसका साइज उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है। प्लस में जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा साइज उतना ज़्यादा छोटा होता जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक। जबकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो इसका साइज क्या है, बड़ा है, क्योंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इन दोनों के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण ये आयनिक कंपाउंड नहीं बना पाते हैं। और कैसा कंपाउंड बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ओके। तो जो डी ब्लॉक है वो अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवैलेंट कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज की होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो 3D सीरीज की, वो होती है +7। मैं 3D की बात कर रही हूँ, मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, हम केवल 3D की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर आपसे 3D का पूछा जाएगा तो +7 होती है मैग्नीज की, मैंने अभी दिखाया है आपको, एक मिनट, ये देखिए 3D सीरीज में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाती है, ओके। बट अगर हम टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो डी ब्लॉक एलिमेंट की होती है वो होती है +8, ठीक है। जो रूथीनियम और ऑस्मियम है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8। फॉर एग्जाम्पल देखिए RuO4, ऑक्सीजन का मैंने अभी बताया वैलेंसी होती है -2, 4 है तो ये हो जाएगी -8, और इससे 8 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी +8, इसकी जब -8 होगी तो इसकी +8 होगी, ठीक है। ऐसे ही OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए ऑस्मियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसकी हो जाएगी, ठीक है, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी हो जाएगी +8, ओके। क्लियर हुआ, चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, आप याद रखेंगे, बस सिंपल सा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है तो आपको +7 बतानी है, और अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की पूछा जाता है तो आपको +8 बतानी है, ठीक है। अगर आपसे एलिमेंट का नाम पूछा जाता है तो रूथेनियम और ओस्मियम दोनों की होती है +8, ठीक है। RU फॉर रूथेनियम और OS फॉर ऑस्मियम, ओके। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन। जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की क्वालिटी पाई जाती है, ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स आयंस बनाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसका भी रीज़न है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जिसके कारण आसानी से कोई भी आयन इनके साथ अटैच हो जाता है, ओके, और कॉम्प्लेक्स बना सकता है। देखिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स का नाम भी लिखा है,
K4FeCN का होल 6। यहाँ पर आयरन क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, आप कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी कैसे चेक करेंगे? जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज के। अगर साइज छोटी होगी कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर साइज बड़ी होगी तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली अपोजिट है। ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्सेशन बढ़ेगा और ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो कॉम्प्लेक्सेशन कम होगा। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, OS फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लो साइज। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज कर लीजिए इसको, स्मॉल साइज। ठीक है, साइज बहुत छोटा होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई होती है, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कलर्ड आयन। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कलर्ड आयन बनाते हैं। उसका रीजन क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे कंपाउंड या उसके आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, आयन कलर्ड बनेगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो कलरलेस आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, जैसे देखिए आयरन, एटॉमिक नंबर 26। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। ठीक है, अगर मैं इसके आयन की बात करूं, ठीक है, तो Fe+2 में, एक मिनट ना, ये देखिए, अगर मैं Fe+2 की बात करूं, Fe+2, ठीक है, देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका हो जाएगा 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 3d6, 4s2 था। ठीक है, तो ये 4s2 निकल गए हैं तो ये क्या बचेगा, ऑर्गन 3d6। ठीक है, मैं इसको आपको भर के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सो आयन इज कलरफुल, कलरफुल। ओके, तो ये थे आपके डी ब्लॉक के कुछ टॉपिक। ठीक है, आज ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, मैंने सारी नोट एकदम सेलेक्टेड बनाई है, आप इससे नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके, एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, लेक्चर बहुत ही छोटा है, इसको लास्ट तक आप ज़रूर देखना। इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉर्मूला होता है इसका K2Cr2O7। ओके, K2Cr2O7। इसे हम बनाएंगे कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म्ड बाय सोडियम डाइक्रोमेट। इसे हम कैसे बनाते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट से बनाते हैं इसे। ओके, सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2Cr2O7। देखिए यहाँ पर K2Cr2O7 पोटेशियम, K2 है इसलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ओके, और यहाँ सोडियम है इसलिए इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट। इसकी रिएक्शन जब होती है KCl के साथ, पोटेशियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ होती है तब बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। देखिए सिंपल सा है, ये 2 पोटेशियम, ये 2 सोडियम के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, 2 NaCl बन जाता है और ये वाला जो पोटेशियम है ये इसके साथ अटैच हो जाता है। ओके, चलिए, तो इसकी फॉर्मेशन मेथड हो गई। अब इसके यूजेज क्या हैं, तो जो K2Cr2O7 है इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, सेकंड है इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो हम प्रैक्टिकल में करते हैं ना बेटा, जैसे हम टाइट्रेशन करते हैं ना, उसमें KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ओके, टाइट्रेशन आप जानते होंगे ना, इसमें हम ब्यूरेट के अंदर KMnO4 की कुछ क्वांटिटी लेते हैं, है ना, और उसको फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालकर मिला कर के फिर पता करते हैं कि मतलब इसका कलर कैसा है, चेंज हो रहा है, कितनी देरी में चेंज हो रहा है, रीडिंग क्या है। ओके, आप सबने किया होगा लैब में। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं इसका यूज क्रोमैटनिंग में। ठीक है, इन क्रोमैटनिंग, इन प्रिंटिंग एंड डाइंग, कलरिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, प्रिंटिंग और डाई करने में इसका यूज होता है।
नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ओके, इसे जनरल फॉर्म में कुएं की लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है KMnO4 को। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीज, ये मैग्नीज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट ओके और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाएंगे हम KMnO4 को, तो इसे बनाया जाता है पोटेशियम मैग्नेट पर सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से। ओके, K2MnO4 होता है पोटेशियम मैग्नेट, इस पर जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की रिएक्शन होती है तब बनता है पोटेशियम परमैंगनेट और ये सब बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इट इज़ अ पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, किस कलर का होता है ये, पर्पल कलर का होता है। ओके, आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में इसका यूज ना कुएं में डालने के लिए करते हैं। ओके, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है ना ये, तो कुएं में डालते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो बैक्टीरिया है, वो सब क्या हो जाए, मर जाए। ओके, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। इट गिव्स ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, अगर हम इसे हीट करेंगे ओके तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन देता है हमें। ठीक है, देखिए KMnO4 में ऑक्सीजन है ना, तो अगर हम इसे हीट करेंगे तो इससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ KMnO4। KMnO4 का यूज किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ओके, इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, जैसे टाइट्रेशन वाले जो प्रैक्टिकल होते हैं ना, उसमें KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों का ही यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग में भी KMnO4 का यूज किया जाता है और डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में, जैसा मैंने अभी बताया है ना कि गांव में जो कुएं वगैरह होते हैं तो वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट के लिए हम KMnO4 का यूज करते हैं। ओके, इसे कुएं की लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, लैंथेनाइड्स क्या होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, then oxidation states of lanthanides। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, किस एलिमेंट में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। ओके, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यूजेज ऑफ लैंथेनाइड्स, देन एक्टिनाइड्स। ओके, एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनाइड्स, यूजेस ऑफ एक्टिनाइड्स। ओके, एंड लास्ट डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। ओके, सारे ही जो टॉपिक हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट बनता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। आज ये लास्ट लेक्चर है चैप्टर का, तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए और नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो क्या होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें ठीक है लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल के अंदर एंटर करेगा, उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल के अंदर एंटर होता है उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट। ओके, पहले क्या था कि ये ना बहुत कम पाए जाते थे। ओके, अर्थ के अंदर ये बहुत कम पाए जाते थे, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहा गया। बट अभी प्रेजेंट में ओके ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, ऑल्सो एफ ब्लॉक एलिमेंट नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नोन है ऑल्सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर है। ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पर प्लेस्ड किए गए हैं, सिक्स्थ पीरियड में, ठीक है, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवंथ पीरियड। ठीक है, जो सिक्स्थ पीरियड है उसमें जो हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसके अंदर, और ये हमारी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है उसके अंदर। ठीक है, कैसे है ये, सिक्स्थ पीरियड में सबसे पहले हमारा आता है लेंथेनम, लेंथेनम के बाद हमारे 14
लेंथेनम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, इसके बाद हमारे 14 लेंथेनाइट्स आते हैं और उसके बाद वापस से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। तो 6 पीरियड के अंदर इसको डी ब्लॉक के बीच में इंसर्ट किया गया है। ओके, 6th और 7th पीरियड में, इसलिए हम इन्हें इनर ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन के भी अंदर, देखो ट्रांजिशन जो एलिमेंट है उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एस और पी ब्लॉक के बीच में इंसर्ट किए गए हैं। इन्हें हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर इंसर्ट किए गए हैं। ओके, बिकॉज दे प्लेस्ड बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में इन्हें रखा गया है। ओके, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक की वो होती है n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1 और ns2। ओके, ये क्वेश्चन भी आता है आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, ये तो लास्ट ईयर ही आया हुआ क्वेश्चन है। 1 मार्क में पूछा था कि एफ ब्लॉक डी एंड एफ दोनों का पूछा था। डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ओके, तो ये एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, चलिए, देयर आर 2 सीरीज इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज हैं, एक है लेंथेनाइट्स, ओके, और दूसरी है एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट्स का स्टार्ट करते हैं हम। लेंथेनाइट को कहाँ प्लेस्ड किया गया है? 6th पीरियड में, ओके, और 3rd ग्रुप में, 3rd बी। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से कहाँ तक आते हैं लेंथेनाइट्स? सीरियम से ल्यूटीशियम तक, एटॉमिक नंबर 58 to 71। ओके, सीरियम से ल्यूटीशियम तक जो एटॉमिक नंबर है 58 से 71 तक आते हैं हमारे लेंथेनाइट्स। ओके, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपसे पर्टिकुलर लेंथेनाइट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो आपको ये बताना है, इस पर टिक करना है। ओके, बट अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है तो जो मैंने अभी बताया ये, इस पर आपको टिक करना है। ओके, तो क्या होता है लेंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जेनॉन। ठीक है, जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। जेनॉन 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 एंड 6s2। ये होता है लेंथेनाइट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखते हैं कैसा होता है इसका। देखिए, सबसे पहले मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूं। आप सारे एलिमेंट का बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा और एटॉमिक नंबर। ओके, सीरियम, प्रेसिडियम, है ना, नियोडिमियम, तो ये सब आप लर्न कर लीजिएगा, और एटॉमिक नंबर। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है? देखिए, जेनॉन, इसके जस्ट पहले की जो इनर्ट गैस है, देखिए एटॉमिक नंबर 58 है, इसके जस्ट पहले की इनर्ट गैस आपको देखनी होगी, वो है जेनॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 54। ओके, इसके बाद आपको 4f 5d 6s, इसमें ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, आप इधर जो f आपका सबसेल है उसमें आपको 1 to 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो आप इसमें क्या याद रखेंगे कि लेंथेनाइट के अंदर आपको 2 और 8 को नहीं भरना है f में। ठीक है, क्या नहीं करना है? 2 और 8 को नहीं भरना है, और 7 और 14 को 2 टाइम्स भरना है। ठीक है, 2 और 8 को नहीं भरना है, 7 14 को 2 टाइम्स भरना है। देखिए, ये 1 है, 2 नहीं भरा गया है, 3 4 5 6 7 के बाद 8 आना चाहिए था, बट 8 इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर फिल नहीं किए गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो 4f7 कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो मोर स्टेबल है। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है जब मैंने अभी डी ब्लॉक बताया था कि जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और जो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मोर स्टेबल होती है। ओके, इसकी वजह से हर एटम चाहता है स्टेबिलिटी गेन करना, और उसी कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, जो डी का इलेक्ट्रॉन है, वो जंप करके कहाँ जाता है? एफ के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर जो होना चाहिए था 8। ओके, लेकिन यहाँ पर 7 भी इसलिए है क्योंकि इसकी हाफ फील्ड बन रही है। एफ के अंदर 7 सबसेल्स होते हैं ना। ठीक है, एफ सबसेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, तो क्या होगा? इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड हो जाएगी। ओके, तो 7 ऑर्बिटल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। सेम यहाँ पर इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन 2 बार आए हैं क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, ठीक है, तो आप इसको बस इस ट्रिक को लर्न कर लीजिएगा। एफ में आपको 2 और 8 नहीं भरना है, और एफ के अंदर आपको 7 और 14 2 टाइम्स भरना है। ठीक, तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स।
नेक्स्ट समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड। लेंथेनाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो मोर स्टेबल होती है ना वो +3 होती है। ठीक है, जो मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। अगर आपसे पूछता है कि लेंथेनाइड की स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आपको आंसर +3 में ही लगाना है। ओके, ये +4 तक पाए जाते हैं, +2 से +4, बट जो मोर स्टेबल होती है वो +3 होती है। ठीक है, क्योंकि +3 सभी के अंदर होती है। देखिए इसमें +2 है लेकिन +3 भी है, +3 है +4। ठीक है, यहाँ पर भी +2 के साथ +3 है, तो +3 सभी शो करते हैं और कुछ ही एलिमेंट +2 शो करते हैं। ओके, चलिए अब स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने उन्हें इंक्लूड किया है। फर्स्ट है सीरियम। सीरियम की जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 के कंपैरिजन में मोर स्टेबल है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, देखिए सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58। ठीक है, सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58 और इसके जस्ट पहले की जो इनर्ट गैस है जेनॉन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 54। ठीक है, मैंने अभी बताया ना आपको, ये देखिए ये जेनॉन है, उसका एटॉमिक नंबर है 54। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एटम स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है और स्टेबिलिटी उसको तभी मिलती है जब उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए आउटर से। ओके, तो क्या होता है कि ये जब +4 आयन बनाता है ना, तो ये इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। ठीक है, गेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, जेनॉन का। जेनॉन का कितना होता है 54। ओके, इस कारण से इसकी जो +4 है वो +3 के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होती है। ओके, यहाँ पर हम देखें यूरोपियम। यूरोपियम की जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 के कंपैरिजन में मोर स्टेबल है। ठीक है, +2 में क्या होता है 4f7 है और +3 में 4f6। मैंने अभी बताया कि 4f7 क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मोर स्टेबल होती है। ओके, इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट समझते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, मतलब हर साल ही आता है लगभग ये क्वेश्चन। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। समझते हैं इसको अच्छी तरह से। ठीक है, क्या होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन 2-3 मार्क्स तक भी आ जाता है। ओके, क्या होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कॉन्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग होता है, सिकुड़ना। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे जो लेंथेनाइट का साइज है वो कम होता जाता है। ओके, होना क्या चाहिए कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं तो साइज इंक्रीज होना चाहिए। ओके, बट उसके अपोजिट हो जाता है कि जो लेंथेनाइट है उनका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। उसी को हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। चलो अब इसका रीजन समझते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो लेंथेनाइट कहाँ पर प्लेस्ड है, 6th पीरियड में एंड 3rd बी ग्रुप के अंदर प्लेस्ड है। लेंथेनम से हाफनियम, ठीक है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, 3rd ट्रांजिशन सीरीज, और उसके बीच में सीरियम से ल्यूटीशियम तक हमारे लेंथेनाइट रखे हुए हैं। ओके, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें समझ में आ रहा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब सेल के अंदर जाता है, इसीलिए तो इसे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं ना। देखो ये 5d है, ये 6s है। चलो डायग्राम से समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ओके, देखिए ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको कोशिश की है समझाने की। देखो एफ जो ऑर्बिटल है ना वो सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है, वो स्फेरिकल नहीं होता है, मैंने बस समझाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है। 5d भी स्फेरिकल नहीं होता है, केवल s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है ना, आप सभी जानते होंगे। p डबल शेप का होता है, d डबल शेप का होता है और f जो होता है वो डिफ्यूज होता है, ठीक है, फैला हुआ रहता है, इसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। ओके, चलो तो समझते हैं। देखिए यहाँ से जो भी बढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन है वो सब कहाँ पर जाते हैं, 4f के अंदर जाते हैं। ठीक है, जितने भी बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन है वो सब 4f के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा s है और जो हमारा f ऑर्बिटल है इनकी डिस्टेंस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन कम हो पा रहा है। साइज किस कारण से बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं और एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बस लेंथेनाइट के केस में क्या हो रहा है कि जो बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन है वो तो अंदर वाले सेल में भरे जा रहे हैं,
है ना, 4f सब सेल के अंदर भरे जा रहे हैं। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है और जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन कम हो पा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गई ना, डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर अट्रैक्शन ही नहीं बचा इनके बीच में, तो रिपल्सन होने की तो बात ही नहीं है ना। तो क्या हुआ कि इनके और इनके बीच में रिपल्सन कम हुआ, जिसके कारण साइज बढ़ ही नहीं पाया। ओके, तो लो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। जो सब सेल है उनके बीच में रिपल्सन नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो ये अंदर भरे हुए इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ क्या हो गया है, अट्रैक्शन, ठीक है। एक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के इनको क्या कर रहा है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जिसके कारण देखो इसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं ना, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को जेड इफेक्टिव बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके नज़दीक है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके नज़दीक आएंगे तो जो एटम का साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, यही रीज़न है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो लेंथेनाइड है उनका जो साइज है वो कम होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आते जाते हैं और साइज क्या होता जाता है, कंटिन्यूसली छोटा होता जाता है, और इसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, मैंने इसको लिख भी दिया है। ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क का आएगा, आप इतना लिख दीजिएगा, आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑन डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, ठीक है, एटॉमिक या आयनिक रेडियाई का डिक्रीज होना विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ ऑफ लेंथेनाइड इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ जो एटॉमिक रेडियाई है और आयनिक रेडियाई है उसका डिक्रीज होना क्या कहलाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ओके, चलो इसका नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। यूजेस ऑफ लेंथेनाइड्स। ओके, मिस मेटल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बुलेट्स कोट। बुलेट कोट और जो आपके बुलेट्स की जो बाहर की कोटिंग रहती है ना सेल, उसको बनाने में मिस मेटल क्या होते हैं, ये लेंथेनाइड को मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये एक टाइप के एलॉय होते हैं। एलॉय समझते हैं ना आप लोग, जब मेटल्स को आपस में मिलाकर, ठीक है, जब मेटल को आपस में मिलाया जाता है उसे हम एलॉय बोलते हैं एक फिक्स कंपोजिशन में। ओके, तो मिस मेटल क्या है, ओके, क्या होते हैं मिस मेटल एक टाइप के एलॉय होते हैं, बट इन्हें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करके बनाया जाता है एक फिक्स्ड कंपोजिशन में। ओके, तो इस मिस मेटल का यूज किस में किया जाता है, जो बुलेट्स होते हैं ना, गन के जो बुलेट्स होते हैं उनकी सेल कोटिंग बनाने में यूज किया जाता है। सीरियम 3 एंड सीरियम 4 ऑक्साइड्स आर यूज्ड टू पॉलिश ग्लास। ओके, इनके जो ऑक्साइड हैं वो ग्लास को पॉलिश करने के लिए यूज होते हैं। गैडोलिनियम जो सल्फेट जो आयन है इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरी लो टेम्परेचर। इसका यूज वेरी लो टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत होती है ना, तो इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं। अब आते हैं एक्टिनाइड्स में। ओके, क्या होते हैं एक्टिनाइड्स, ये भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ओके, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, बस उधर 4f था यहाँ 5f हो जाएगा, 5d था लेंथेनाइड में, इधर 6d और उधर 6s था तो इधर 7s हो जाएगा। ओके, बाकी सेम ही है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं, थोरियम से लॉरेंसियम तक आते हैं। एटॉमिक नंबर 90 to 103, ठीक है, एटॉमिक नंबर 90 to 103, 14 एलिमेंट एक्टिनाइड्स में भी आते हैं। ओके, बस एक्टिनाइड में आपको क्या ध्यान रखना है कि F के अंदर आपको 1, 5 और 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करना है, और F के अंदर आपको 7 और 14 को 2 टाइम्स फिल करना है। ओके, क्या नहीं करना है, F में आपको 1, 5 और 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल करना है और 7 और 14 को 2 टाइम्स फिल करना है। ओके, देखिए इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस मैं आपको बताती हूँ, ये है थोरियम।
ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है और इसमें एफ ब्लॉक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा कि किसी भी एलिमेंट को उस ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ ब्लॉक के अंदर जाता है। ठीक है, इसलिए उसको एफ ब्लॉक का कहते हैं। डी में जाता है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। बट देखिए जो थोरियम है, फर्स्ट ही एक्टिनाइड का जो एलिमेंट है थोरियम, उसमें एफ ब्लॉक के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट से मैच करती हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट केस है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक, चलो आपको बस ये याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन 5 और 8 नहीं भरने, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 3 4 5 नहीं भरने, 5 छोड़िए, 6 7 को 2 टाइम्स भरना है, 7 7। ओके, क्योंकि 8 नहीं भरना है ना, तो 7 को 6 के बाद 7 8 आना चाहिए था, बट 8 नहीं भरना है, 7 2 टाइम्स भरना है। देखिए 1 5 और 8 नहीं भरना है। 9 10 11 12 13 और 14 को भी हमें 2 टाइम्स भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर इतना एफ ब्लॉक का आपको पता रहेगा तो ये आपसे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि सब में एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सब में एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो एफ और डी के अंदर होंगे। तो अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाता है, देखिए जैसे यहाँ पर 2 गए, ठीक है, यहाँ 1 होना चाहिए था तो यहाँ 2 थे, पर यहाँ 1 नहीं था, डायरेक्ट इधर 2 आ गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम होके इधर आ गया। ठीक है, 3 4 5 नहीं है, देखिए 4 के बाद सीधा जंप आया 6 में, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ा दिए गए, तो यहाँ से भी एक कम करके इसको 0 कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी वेरिएशन होंगे सब एफ और डी के अंदर होंगे। अगर आपको एफ का याद है तो आप बहुत ही आसानी से पूरी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ओके, चलो अब एक्टिनाइड के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं थोड़ा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, तो जो एक्टिनाइड्स है ना, ठीक है, वो +2 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अभी हमने लैंथेनाइड में देखा कि +2 +3 और +4 ही वो शो करते हैं। ओके, बट जो एक्टिनाइड्स है ना वो +2 से लगाकर +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ओके, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनमें वो है +4 +5 और +6, जो कि मोस्टली एलिमेंट शो कर रहे हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं यूजेज ऑफ एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स के क्या यूजेस हैं। तो जो थोरियम एंड यूरेनियम है उनका यूज किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। आपने सुना होगा ना, यूरेनियम बॉम्ब का यूज होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए हम थोरियम और यूरेनियम का यूज करते हैं। मोस्टली जो एलिमेंट है ना एफ ब्लॉक के, वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है थोरियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन फ्लैश पाउडर। फ्लैश पाउडर में इसका यूज किया जाता है। यूरेनियम एसीटेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। यूरेनियम एसीटेट का यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। ओके, तो आप 2-3 यूजेज जरूर लर्न करके रखिएगा। कई बार प्रॉपर्टीज पूछता है ना, उसमें इसके यूजेज भी पूछ देता है। ओके, चलो बस अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ओके, तो इनके बीच में डिफरेंस भी ज़रूर पढ़ लेना बेटा, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत ही ईजी है। ओके, तो चलिए समझते हैं। लैंथेनाइड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल होता है, 4f ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4f ऑर्बिटल, और इसमें का किस में जाएगा, 5f ऑर्बिटल्स के अंदर एंटर होता है। लेंथेनाइड, मैंने लेंथेनाइड को Ln लिख दिया है। लेंथेनाइड मेनली सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने पहले ही बताया आपको। एंड एक्टिनाइड सो +4 +5 +6 एंड +3 भी शो करता है ना। ये देखो, जो लेंथेनाइड है उसकी मेनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, और जो एक्टिनाइड है वो +4 +5 +6 के साथ +3 भी शो करता है। ओके, जो लेंथेनाइड के कंपाउंड्स हैं वो लेस बेसिक होते हैं। ठीक है, बट जो एक्टिनाइड के कंपाउंड्स हैं वो मोर बेसिक होते हैं। लेंथेनाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक होते हैं। ओके, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटायन, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन होकर केटायन नहीं बनाते। बट जो एक्टिनाइड्स हैं दे फॉर्म ऑक्सोकेटायन, जैसे UO+ बनता है। ठीक है, नेपच्यूनियम ऑक्साइड का आयन बनता है, प्लूटोनियम ऑक्साइड का आयन बनता है। ठीक है, तो ये बनाते हैं, एक्टिनाइड्स के कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जबकि लेंथेनाइड ऑक्सोकेटायन नहीं बनाते। ओके, लेंथेनाइड्स
का क्या होता है, पुअर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये बहुत ही आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ओके, बट जो एक्टेनाइड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो आज ये हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक थे, ओके। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप इसकी नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाहर का पूछे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, आप इतना भी लर्न कर लेंगे, आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे एग्जाम के, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे बेटा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें।